अगला दलाई लामा कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या दलाई लामा की चयन प्रक्रिया में चीन का दखल होगा या फिर मौजूदा दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होगा? फिलहाल तो ये जानना रोचक होगा कि आखिर कैसे चुने जाते हैं दलाई लामा, क्या होती है पूरी प्रक्रिया और इसमें भारत के रुख को क्यों अहम माना जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, आगे खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। दलाई लामा चयन पर हंगामा। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस सवाल पर जितना कोलाहल मचा हुआ है, उससे अधिक सस्पेंस बरकरार है। खासकर तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, या यूं कहें कि चरम पर है। लेकिन उत्तराधिकारी को लेकर कयासों के दौर के बीच खुद दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक ही होगा। लेकिन उनका ये बयान उतना अहम नहीं है जितना ये कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ ऐसा ही बयान दलाई लामा ने दिया है। अब इस बयान पर चीन की बौखलाहट तो देखिए। चीन ने भी दलाई लामा के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार से मंजूरी लेनी ही होगी। बिना चीन की सरकार की मंजूरी के उत्तराधिकारी का चयन अमान्य होगा। बता दें कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का कहना है कि उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट के पास ही उनके उत्तराधिकारी को तय करने का अधिकार है। ऐसे में चीन बेवजह मामले को तूल दे रहा है और अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। तो जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में गादेन फोड्रंग ट्रस्ट की ही भूमिका होगी, तो चीन इतना परेशान क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन चीन की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा बनता आया है। ऐसे में दलाई लामा चीन के दखल को दरकिनार नहीं कर सकते। फिलहाल तो ल्हासा में चीन के शासन के खिलाफ भड़के विद्रोह के असफल हो जाने के बाद 1959 में दलाई लामा भारत आ गए थे। वो तभी से यहाँ हजारों तिब्बतियों के साथ निर्वासित तौर पर रह रहे हैं। वहीं चीन उन्हें अलगाववादी और विद्रोही मानता है, जबकि दलाई लामा दुनिया भर में अहिंसा और करुणा के ग्लोबल आइकॉन के तौर पर पहचाने जाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि तिब्बत पर चीन जबरन अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करता है। लेकिन 14वें दलाई लामा ने भारत में निर्वासन का जीवन बिताते हुए भी तिब्बत को एक राष्ट्र के तौर पर बनाए रखने की जो मुहिम जारी रखी हुई है, वो अभी भी कायम है। तो फिर ये भी तय है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, इसमें भारत की भी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि मौजूदा दलाई लामा को भारत का समर्थन तो प्राप्त है ही, साथ ही वो भी भारत को अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका परिचय करा देते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट फ्रांसवा गॉटियर हमारे साथ हैं और विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव हमारे साथ हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हम, और बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मिस्टर गॉटियर, बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। आप काफ़ी समय से हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, 5 दशक से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। हम उम्मीद करते हैं आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे अगर हिंदी में, जितना भी आप हिंदी में जवाब दे पाएँ तो हमारे दर्शकों के लिए समझ के लिए आसानी होगी। तो मैं आपसे पहले पूरा ये प्रोसेस समझना चाहती हूँ। हिज होलीनेस दलाई लामा ने अपने 90th बर्थडे से पहले अपने सक्सेसर पर कहा कि सक्सेसर विल बी चोजन एज पर ट्रेडिशन। कैसे आप इस अनाउंसमेंट को रीड कर रहे हैं, जब चाइना ये कह रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट का भी इसमें डिसीजन होगा कि अगला दलाई लामा कौन होगा? हाँ बिल्कुल, मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है, मैं इंग्लिश बोलिए। We are a little disappointed actually by the Dalai Lama's announcement today, because many of us expected him to name a successor. As you know,
the Dalai Lama is Tibet. Once he goes, there is no important figure that can take his place. Maybe the Karmapa, but the Karmapa has gone abroad, and though he supports the Dalai Lama, he's nowhere in sight. So we expected the Dalai Lama to name someone, but on the one hand, there are three factors. Number one, the Dalai Lama is a middle way person. He's not a very forceful person. He believes in the Buddhist non-violent middle way. Number two, of course, the China threat loomed very large, and it may be that the Dalai Lama didn't want to offend the Chinese or provoke the Chinese. Number three, I believe there may have been some pressure from the government of India not to offend China, not to provoke China, and this may have led the Dalai Lama to delay the naming of his successor. So I personally am a great friend with the Dalai Lama. I'm a supporter of a free Tibet. I'm a little disappointed by today's announcement. तो आप खुश नहीं हैं इस अनाउंसमेंट से जो कि दलाई लामा ने किया अपने 90th बर्थडे से पहले। मैं इनफैक्ट इसी पर रोबिंदर सर आपका रिएक्शन लेना चाहती हूं, जो कि मिस्टर गौटियर ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि दलाई लामा को पहले ही अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर देना चाहिए था? क्या ये कोई एक प्रेशर सरकार की तरफ से है, या फिर चाइना का एक थ्रेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे मामले में? थैंक यू स्वाति जी, प्लेजर आपके साथ। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके जी बिजनेस चैनल की व्यूअरशिप का। यू हैव ग्रेट कंटेंट, ऑलवेज अ प्लेजर आपके और आपके कोलीग्स के साथ। सेकेंडली, यस, कुछ हद तक ये हो सकता है कि अगर प्रेशर ना कहें तो, या दलाई लामा ने खुद सोचा समझा या जो, क्योंकि इस समय अगर वो अपना नॉमिनेट कर देगा तो एक तरह से मामला प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओवरऑल बिग पिक्चर में हो क्या रहा है? बिग पिक्चर में चाइना का पूरा प्रयास है कि इस दलाई लामा के बाद अगला जो भी दलाई लामा हो वो चाइनीज कंट्रोल्ड तिब्बत एरिया से निकले या वहां से हो। चाइना का जो प्रोसेस है उसकी सरकार द्वारा देखा जाएगा, और लॉन्ग टर्म में बुद्धिज्म की जो सारी की सारी लेगेसी है वो चाइना ले ले। देखिए, बुद्धिज्म ऑब्वियसली भारत से जन्मा है, बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, राइट, भगवान यहां से बाहर गए देशों में, बट आज की तारीख में दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा जाना माना बुद्धिस्ट लीडर है तो वो दलाई लामा है, राइट। तो अगर जो अगला दलाई लामा बना वो चाइनीज सिलेक्टेड हुआ तो धीरे धीरे 50 वर्षों में, 100 वर्षों में, 150 वर्षों में ये माना जाएगा, जाना माना जाएगा कि बुद्धिज्म जो है वो चाइना से ही निकला है। तो चाइना एक्चुअली बुद्धिज्म की पूरी लेगेसी और रिलीजन को हड़पना या अपने में अब्सॉर्ब करना चाहता है लॉन्ग टर्म, राइट, दैट इज इट्स स्ट्रैटेजी। नाउ अब बात रही कि चयन कैसा होता है। यस, इसमें जो चयन है, जो दलाई लामा है फिलहाल ये नॉमिनेट कर सकते हैं। इन्होंने अब कहा 2011 में कि मैं खुद ही अपने जिंदगी में जीते जागते ही मैं री इनकारनेट हो सकता हूं, क्योंकि इनका जो चयन अगला दलाई लामा है उसे माना जाता है वो री इनकारनेशन है। तो इसने 2011 में कह दिया था कि ये भी हो सकता है कि मेरे जीते जागते मेरा री इनकारनेशन हो जाए, जो कि टिपिकली एक कोई छोटा बच्चा होता है, ज्यादातर बॉय ही होता है 5-6 साल का, उसे काफी चीजों से देखा जाता है कि उसको ड्रीम्स कैसे आती हैं, उसको पिछले दलाई लामा की फैमिली के या हिस्ट्री का बताया जाता है, तो वो कुछ पुरानी चीजें बता देता है, अरे ये ऐसा है। तो ये सारी चीजों का प्रोसेस करीब 1, 2, 3, 4 साल चलता है। तब एक वो होता है कि भैया अच्छा ये बालक जो है ये दलाई लामा है। ये प्रोसेस है यहाँ वालों का, गाद्रोंग ट्रस्ट का, राइट। अब वहां पर जो चाइनीज प्रोसेस है, जो चाइनीज कहते हैं, वो कहते हैं गोल्डन अर्न, या तो मानिए एक बड़ा सा बोल है, ये चाइनीज सरकार के अफसर जाएंगे तिब्बत में, वो कुछ बच्चों को देखेंगे छोटा मोटा जो भी, उसमें बच्चों के नाम डाल देंगे और उनमें से एक पर्ची निकाली जाएगी जो चाइनीज ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में निकाली जाएगी और कहा जाएगा हाँ जी ये है अब दलाई लामा। चाइना उस प्रोसेस पे जाना चाहता है, गोल्डन अर्न प्रोसेस जिसे वो कहते हैं। यहां वाला दलाई लामा जो इनके जो ट्रेडिशनल सिलेक्शन प्रोसेस है, री इनकारनेशन कैसे होगा, ये इनकी टीमें जाएंगी, इनके लामा जाएंगे, इंडिया जाएंगे, भूटान जाएंगे, मंगोलिया तक जा सकते हैं, कि कुछ आसार दिखे, इंडिकेशंस दिखे, कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल ज्यादा हैं, उनको इस दलाई लामा जो अभी वाले जो गुजर जाएंगे जब
उनकी कुछ बचपन की दिखाई जाएंगी, वो बोलेगा क्या मेरी मेमोरी, इसी पास्ट लाइफ काइंड ऑफ थिंग। तो ये पूरा प्रोसेस 2 3 4 साल चलता है इनका। ये इस प्रोसेस पे जाना चाहते हैं। वहां चाइना है कि वो कहता है कि ये जब दलाई लामा जाएगा, नया जो दलाई लामा चूज होगा वो तिब्बत से ही होगा, और उसी तिब्बत से जो कि हम कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली सारा तिब्बत चाइना कंट्रोल करता है, और वो इस प्रोसेस से निकलेगा, हमारी सरकारी ऑफिशियल्स जाएंगे। तो बात यह कि इसमें सरकार इंटरफेयर कर रही है और सरकार कह रही है कि रिलीजियस लीडर कैसे चुना जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट। इस दलाई लामा का जो इनका प्रोसेस है, ये तो है रिलीजन में अपने ये लामा मिलके चूज करते हैं, पर चाइना में सरकार कह रही है कि हमारे ऑफिशियल्स जाएंगे, उसमें जो बच्चे दिखेंगे कुछ एक आध साल में उनके नाम की पर्चियां वर्चियां डाली जाएंगी, उनमें से एक पर्ची निकाली जाएगी, उसको हम सर्टिफाई करेंगे कि ये लामा दलाई लामा है। तो सरकार कंट्रोल करने जा रही है कि बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म का नया जो स्पिरिचुअल लीडर हो वो कौन हो और कैसे चुना जाए। ये चाइना का प्रोसेस है, खेल है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मिस्टर गौटियर, ये जो जितना कॉम्प्लेक्स ये मैटर हो गया है, क्योंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है, तिब्बत है, इंडिया में दलाई लामा ने शरण ली है मैक्लोडगंज में, ये जो पूरा प्रोसेस है अगले दलाई लामा को अब चूज करने का, ये प्रोसेस सर कितना अब आसान हो सकता है आने वाले टाइम में, या इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं? बिल्कुल, the reincarnation is very complex. About Taklif process, it was okay, 70, 80 years ago when people had time, and there was no pressure. But today it's a very complex process, and I'm afraid that the Chinese government is so powerful and it has such a stronghold over Tibet that it's going to be difficult to find a reincarnation once the Dalai Lama dies. I would like to add that when the Dalai Lama dies, not only a great spiritual figure goes, but a great friend of India. And I'm a friend of India first and foremost, but I wish that the Sarkar, the government of India, Mr. Modi, had paid more attention to the Dalai Lama. Mr. Modi should be there for his 90th birthday. This man is a Nobel Prize. He's an honored man throughout the world. He's a yogi. He's an avatar. You can call him an avatar. And once he goes, then India's greatest trump goes away. I mean, the Dalai Lama is the one thing that makes the Chinese rattle. The Chinese gets very annoyed when you pronounce the name Dalai Lama. It's a small country. He's a small man. The small people. There are only maybe 200,000 Tibetans exiled today, 6 million in Tibet. But yet, it is the greatest obstacle to Chinese hegemony over Asia. Once Tibet goes under Dalai Lama, China has a free hand, because Tibet was always a peaceful buffer between India and China. So when he goes and China takes complete control over Tibet and Tibetans, India loses a great, great asset. So I wish, it's too late now, but I wish the government of India would have, of course it gave refuge to the Dalai Lama. Nehru is the one who actually gave him refuge, but he's been neglected, he's been neglected by the government. And I thought that the BJP, because I remember Mr. Advani being a great friend of Tibetans, I thought the BJP would honor more this man, would use this man as a trump card against China. But it was not done, and I think a great, great occasion has been missed. And when he dies, a great weapon against Chinese hegemony on Asia will go away. Okay, so taking forward what Mr. Gautier just said, Robinder sir, अब इंडिया का इसमें कितनी और कैसी दखलंदाजी हो सकती है सर? क्योंकि एक तरफ इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं जो कि हमने पिछले कुछ टाइम से खट्टे कड़वे होते हुए देखे थे, थोड़ा सा पटरी पर लाने की बात हुई, लेकिन बात बन नहीं रही है, स्पेशली डोकलाम के बाद। अब उसमें जब ये दलाई लामा का इशू और तिब्बत का इशू आ जाता है, जो कि मिस्टर गौटियर अभी कह रहे थे, भारत का स्टैंड इस मैटर पर अभी होना क्या चाहिए? देखिए, इस समय अगर हम देखें और सिचुएशन, आई थिंक फिलहाल वन तो हमारा स्टांस अभी कुछ ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। हम काम चुप रहे, हम देखें, दैट इज वन। ओके, इनफैक्ट हमारी सरकार शायद अभी वही कर रही है, राइट। हम इस चीज पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं दे रहे हैं इत्यादि। सेकेंडली बात यह है कि और आगे देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि अगर इस समय हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस लें इस पॉइंट को लेके, बट यस वो तो ऑब्वियस है चाइना भड़केगा। एंड अब हम चाइना से अपने रिश्ते कैसे देखना चाहते हैं आगे, ये अब हमारी चॉइस, हमारा डिसीजन है, हमारी सरकार का इस समय की, कि हमें चाइना के साथ आगे अपने रिश्ते कैसे देखने हैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। राइट, अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान हमसे हमारा क्या नुकसान पहुंचा रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या हम अभी चाइना के साथ और ज्यादा कन्फ्रंटेशन चाहते हैं या नहीं, ये एक मेरे ख्याल से हमारे पास चॉइस है शायद। और उस चॉइस को अगर हम देखें तो इस समय लग रहा है कि इंडिया इस डिसीजन को अभी शांत या साइडलाइन कर रहा है इंडिया, राइट। लुकिंग एट आई थिंक द बिगर पिक्चर जो रियल पॉलिटिक है, डेफिनेटली देखिए दो पॉइंट्स आती हैं दुनिया में हमेशा, नॉट हमेशा, काफी आजकल आ रहे हैं, मोरालिटी कि क्या चीज सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए, यस, पर दूसरी बात है असलियत, रियल पॉलिटिक। ओके, असली सिचुएशन क्या है, हमें चाइना से कितना कन्फ्रंटेशन करना है या नहीं करना है। और इसमें आप बिजनेस चैनल आप देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा इसको चलते, बट जब भी ये दलाई लामा का ये मामला भड़केगा, चाइना भारत के साथ, हमारे साथ इकोनॉमिक मुद्दों पे नॉन टैरिफ बैरियर तक तरह के लगाने लगाने नहीं खड़े कर देगा कुछ, राइट, ताकि हमें मतलब सिग्नलिंग है ना दोनों तरफ। तो हमारी इकोनॉमी को, और जो जबकि इस समय हमें अगले 5-10 साल के लिए चुपचाप, नॉट चुपचाप, जैसे भी हो सके जितनी हिम्मत करके 7-8-9% हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। और बाय द वे इस इकोनॉमी को बढ़ाने में, हालांकि हम कहते हैं चाइना हमारा कॉम्पिटिटर कोट एंड कोट इवन एनएबी भी है, हमें चाइना की को पार्टनरशिप चाहिए। हमारी इंडस्ट्री, टेलीकॉम ले लीजिए, पावर ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, वो डिले हो जाएंगे अगर हम चाइना से इक्विपमेंट्स नहीं लेंगे। ये दुनिया की असलियत है इस समय, सारे देशों की ये प्रॉब्लम है अगर हम कहें तो, राइट, और हमारी भी है। तो हमें आई थिंक इसलिए बड़ा केयरफुली चूज करना है कि हम किस लेवल तक किस चीज को करते हैं। बट हमें एक खतरा दिख भी रहा है लॉन्ग टर्म, कि चाइना बुद्धिज्म को हड़पने जा रहा है। 50 साल में, 100 साल में चाइना नरेटिव ये हो जाएगा, ठीक है बुद्धा को तो याद रखेंगे लोग, राइट, और इंडिया में उनकी जन्मभूमि, हमारा टूरिज्म कितना आता है बुद्धिज्म को लेकर, राइट, बट 50 साल में, 70 साल में धीरे धीरे भारत की लेगेसी बुद्धिज्म से कम होती, इररिलेवेंट होती जाएगी। चाइना अपनी लेगेसी दुनिया को दिखाएगा कि असली बुद्धिस्ट हम हैं और हमारे यहाँ है। मिस्टर गौटियर, आपको कोई रेजोल्यूशन इस मैटर में दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक धर्म गुरु की बात हो रही है, उसको चुनने की बात हो रही है, उसके उत्तराधिकारी को चूज करने की बात हो रही है। अगर एक फ्री वर्ल्ड से दलाई लामा चुने जाते हैं तो चीन को उस पर एतराज़ है, चीन चाहता है कि उसकी सरकार इस पर कोई डिसीजन ले। क्या कोई डिसीजन या कोई रेजोल्यूशन खुद जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर आने वाले टाइम में इस मैटर को लेकर क्या लेता हुआ नजर आएगा, या आपकी नज़र में कोई एक जो स्टेप है वो लिया जाना चाहिए जिससे कि पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड किया जा सके? देखिए, talking about real politics, I mean, the real politics is that China has been an enemy not only of Tibet but also of India, and a deadly enemy. Since China attacked, India in 1962 and before, when Mao Zedong came to power, the Chinese have been very hostile to India. They've been, India has reached out to China many times, whether Mr. Nehru, Mr. Vajpayee, who went to China, and then India slapped him by doing a nuclear test the day he arrived. Mr. Modi, welcomed China twice. He welcomed President Xi in India so warmly, so magnificently. And China every time slapped back India, stabbed India in the back. So I do not believe in that China can be antagonized, because China anyway is stabbing India in the back all the time, whether it is in Ladakh, whether it is in Sikkim, whether it is economically, whether it is politically by objecting to India becoming a part of the UN Council. So I believe that India is scared of China. I believe that unless India faces China squarely, and the Dalai Lama being gone is going to be more difficult, because Tibet is strategically so important for China, because it's over India, it is overlooking India.
when China attacked in 62, it came from Tibet down the plains of Assam. So it's so important. There are nuclear weapons in Tibet aimed at India. There are the biggest rivers of South Asia which are born into Tibet, like the Brahmaputra, which China is using as a war against India, is damming this river, making huge dams, to hamper India's water reservoir. So not only I'm not a friend of China, but I believe that India is not squaring up to China. And again, the Dalai Lama was the buffer between India and China, a peaceful buffer. And when he goes and not having been honored by Mr. Modi as he should have been honored, a great, great chance to square up to China, to challenge China, will be gone. And sooner or later, India will have to face China, maybe in a military manner, because China is not a friend of India, and China believes that India is its greatest enemy, economically, politically, even population-wise. I'm very sad that the Dalai Lama's 90th birthday will happen without either the President of India, the Vice President of India, or Mr. Modi himself coming there officially to show the Chinese that we care and we're not afraid of you. तो इनफैक्ट रविंदर सर, ये बहुत बड़े बड़े जो हस्तियां हैं वो 90th बर्थडे पर दलाई लामा के यहाँ पर ज़रूर शामिल होने की तैयारी में हैं। क्या एक स्टैंड इंडिया को आपको लगता है दिखाना चाहिए जन्मदिन पर उनके मौजूद रहकर, जैसे मिस्टर गौटियर कह रहे हैं, एक मैसेज जाए जिससे चाइना को? Yes, certainly. और मेरे विचार से कोई कब है एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाटएवर इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए, कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है। जुलाई, आई डोंट सॉरी या सो 6th of July. So 6th of July. So there's a lot of time. 3 दिन है और कई बहुत बार हमारी गवर्नमेंट बताती नहीं है जो इन्हें करना होता है, जब जिस दिन वक्त आता है उसी दिन होता है, राइट? So there could be something, right? But if not Modi ji, because Modi ji will be traveling, of course, it could be a senior official, it could be our honorable Minister of Foreign Affairs, could be, I don't know, right? Because 3 दिन time है, अभी हम speculation जल्दी कर रहे हैं. But bottom line is that yes, Dalai Lama is a noble soul, evolved soul, old soul. At the same time, हमें अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है. अब टॉकिंग अबाउट चाइना, एक चाइनीज सेइंग ये भी है, गेट इनटू अ फाइट ओनली इफ यू हैव द स्ट्रेंथ. ओके, अगर आपके पास पूरी स्ट्रेंथ नहीं है तो फाइट में मत जाओ. तो अभी हम, मेरे विचार से कुछ हद तक अपनी स्ट्रेंथ, चाहे हम कहें आज कुछ होता हम उसको बैलेंस कर लेंगे, बट फिर भी आज शायद हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमें अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है चाइना से टू गेट इनटू अ फाइट विद चाइना. एब्सोल्युटली. एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मिला है इस पूरे मुद्दे पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रांसवा गौटियर. थैंक यू सो मच हमारे साथ जी बिजनेस पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर. और रविंदर सचदेवा सर, आपका भी बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ बातचीत के लिए.